हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेजन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारी एटीएस की एग्जामिनर रिपोर्ट के साथ में। जैसे हम लोगों को पता ही है, एसीसी हर 6 मंथ्स के अंदर एक एग्जामिनर रिपोर्ट रिलीज करता है जहाँ पे वो पास्ट अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस के जो आंसर्स दिए हैं आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स ने, आपके सीनियर्स ने, उनको एनालाइज करके कुछ कॉमन मिस्टेक्स हाईलाइट करता है, प्लस कुछ पॉइंट्स बताता है जिनको अगर आप जेन्युइनली सही से पढ़ो तो आपको पता पड़ेगा कि यार ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो शायद हम भी कर सकते हैं, और अगर इन मिस्टेक्स को हमने अवॉइड करा तो हम स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस एग्जाम रिपोर्ट को थरली रीड करना चाहिए और मार्क करना चाहिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एसीसी ने यहाँ पे हाईलाइट करें। एंड जस्ट टू शो यू कि ये कैसे होता है, मैं आप लोगों के साथ में कुछ एक पॉइंट्स इसके डिस्कस करूंगा और आपको भी इसी तरीके से इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके अपने पास में रखना चाहिए ताकि एग्जाम में जाते हुए आपके काम आए। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारी रिपोर्ट का डिस्कशन। क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट करें इस बार की रिपोर्ट के अंदर। तो लेटेस्ट मार्च जून 2026 की रिपोर्ट हमारे पास में आई है। एज यूजुअल वो 3 क्वेश्चंस पे बातचीत करता है जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं। सेक्शन ए का 1 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैं आप लोगों के सामने सेक्शन ए का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, देखते हैं क्या क्या चीजें बोली है। सबसे पहले तो मैं देखो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से आपके मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। हमें पता है कि भाई अपने प्रोफेशनल मार्किंग के जो 10 मार्क्स हैं वो हमें सेक्शन ए वाले क्वेश्चन में मिलेंगे, सेक्शन बी वाले के केस में हमें 5-5 मार्क्स मिलते हैं दोनों क्वेश्चन पे, कुल मिला के 20 मार्क्स आपके इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेक्शन ए का अपना प्रोफेशनल मार्किंग स्कीम है उसमें कम्युनिकेशन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको वो कंसिडर करते हैं, बट जब सेक्शन बी की बात आती है तो वहां पे कम्युनिकेशन का पॉइंट नहीं आता। वहां पे वो बस सिर्फ एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, कमर्शियल एक्यूमेन और स्केप्टिसिज्म की ही बात करते हैं। ये कम्युनिकेशन क्यों होता है? क्योंकि सेक्शन ए जो है वो फोकस करता है एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने कैसे क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करा है, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे यूज करा है, कैलकुलेशंस को कैसे प्रेजेंट करा है, आपने सही से स्ट्रक्चर वे में क्वेश्चन को अप्रोच करा है नहीं करा है, वो सब कम्युनिकेशन वाले पार्ट में जाता है जो सेक्शन ए में कंसिडर करा जाता है। बट सेक्शन बी का क्वेश्चन डायरेक्ट होता है तो वहां पर ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं। वहां पे ये देखा था कि आपने सही से एनालिसिस करा है नहीं करा, आपने कैलकुलेशन सही से परफॉर्म करी है कि नहीं करी, आपने सारे पॉइंट्स को कंसिडर करा है कि नहीं करा है, तो वहां पे आपकी कमर्शियल एक्यूमेन, एनालिसिस, इनके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। कम्युनिकेशन सेक्शन बी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि एडवाइजरी वैसे भी कम आती है। अब बात करें, कुछ पॉइंट्स हैं साहब जो एसीसी ने हाईलाइट करे हैं जो उन्हें लगता है कि यार स्टूडेंट्स ना कंटिन्यूअसली मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो वो सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई आपको अपने टेक्स्ट के सिलेबस की नॉलेज को ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और काफी सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, टेक्स्ट को सही से रिवाइज ही नहीं करते, एटीएक्स ही पढ़ लेते पूरा का पूरा। मैंने भी क्लास में कोशिश करी है कि मैं आपको ऑलमोस्ट सारा का सारा टेक्स्ट का रिवीजन अपन करें, इसलिए अब लेक्चर्स की ड्यूरेशन भी थोड़ी लंबी होती है, बट उसमें लॉजिक ये है कि बिना टेक्स्ट को रिवाइज करे आप एटीएस के पॉइंट्स को पढ़ ही नहीं पाओगे। इवन जो लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया है सेक्शन ए का, वो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताता है कि भाई अगर आपको टेक्स्ट की नॉलेज नहीं थी तो आप पिछले अटेम्प्ट में सेक्शन ए का क्वेश्चन तो शायद कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो 90% जो ऐसा लग रहा था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से बेस्ड होकर के आया है। बहुत ही कम मार्क्स जो थे वो उन्होंने ऑफर करे थे एटीएस की नई नॉलेज के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या करना है, एसीसी ने ये बार बार बोला है, फिर भी उनको लगता है कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, पास क्वेश्चन को सही से पढ़ ही नहीं रहे, देख अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन और ये दिक्कत नहीं है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, बट एक चीज भूल जाते हैं, वो स्टाइल समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस की। उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट शुड नोट द स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल आंसर्स। आप देखो ना कि किस तरीके से उन्होंने आंसर्स आपको प्रेजेंट कर रखे हैं, आपको पता पड़ेगा कौन सा तरीका मोर इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, जिससे टाइम भी सेव होता है। और इसी तरीके की स्टाइल को अगर आप अडॉप्ट करोगे अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है आपको बेटर तरीके से मार्क्स वगैरह मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने एक और चीज़ हाईलाइट करी है कि स्पेशली जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो जो भी रिक्वायरमेंट है उनको सही से रीड करो। हमें देखने को अभी आगे भी मिलेगा आपको, बहुत सारे केसेस में वो ये चीज़ बताते भी हैं कि बच्चों ने या तो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा इसलिए शायद वो आंसर नहीं दे पा रहे, और वो गलती होती है एग्जाम के प्रेशर में। आप टाइम फटाफट रीड करने की कोशिश करते हो और उसकी वजह से मिस्टेक्स होती है, वैसा नहीं करना है। आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है, क्वेश्चन एक्सप्लेन का है या एडवाइस का है, तो रिटर्न एलिमेंट ज्यादा होंगे, आपकी कैलकुलेशन वैसे भी कम होगी। बट वहीं पे अगर कैलकुलेट वाला पार्ट है, ठीक है, तो फिर आपको समझना है कि अच्छा यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन करनी है, बट ज्यादा एक्सप्लेनेशन की फिर जरूरत नहीं। जब एक्सप्लेन और एडवाइस वाला पार्ट है तो वो वर्ड में ज्यादा जाएगा। कुछ जरूरत पड़ी कैलकुलेशन वगैरह की तो हो सकता है अपन एक्सेल की यूज करें, बट छोटी मोटी कैलकुलेशन तो वर्ड में ही कर लेते हैं। बट जहाँ पे कैलकुलेट वाला क्वेश्चन है तो वो फिर एक्सेल में ज्यादा प्रेजेंटेशन के रूप में जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है। प्लस
ये चीज़ भी बड़ी बार नोटिस करी जाती है, तो पहले भी एसीसी ने बहुत बार हाईलाइट करा है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते जिसके बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी भी नहीं है, फिर भी स्टूडेंट लिखे जा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान है, पे अटेंशन टू एनी मैटर्स विच द क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट्स देम डू नॉट टू बी कवर्ड। ऐसी चीज़ें जिनके लिए क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि इनको आप कवर मत करो, बट फिर भी बच्चे कर लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों से अपने को बचना है। पे अटेंशन टू द नंबर ऑफ मार्क्स अवेलेबल। बच्चे ये भी गलती करते हैं कि ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे टाइम कम देते हैं और कम मार्क्स वाले पे टाइम ज़्यादा दे देते हैं। इसके साथ साथ जब आप मतलब क्वेश्चंस होता है कितनी बार के बच्चे ना जनरल एक्सप्लेनेशन लिखने लग जाते हैं बहुत बार, तो ऐसी चीज़ें मत करो। डू नॉट प्रोवाइड जनरल एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। अगर कैलकुलेशन का पार्ट है तो कैलकुलेशन स्टार्ट करो ना, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि क्या रिलीफ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो काफ़ी, उससे अलग उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एंड कैंडिडेट शुड थिंक बिफोर दे टाइप, दे शुड ओनली टाइप व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। ये भी हमें देखने को मिलता है, अभी आप एग्जाम रिपोर्ट पढ़ेंगे अपन साथ में तो वहाँ भी पता पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पर जरूरत से ज़्यादा बच्चे लिख रहे हैं, जो पूछा ही नहीं है उसके बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि या तो जो पूछा है वो याद नहीं है अपने को, ठीक है। और यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं क्वेश्चंस के, उनको रेफरेंस देना भूल जाते हैं बच्चे कितनी बार। जनरल आंसर लिख के आ रहे हैं, जनरल आंसर लिखना ही नहीं है। जब तक आप अपने आंसर को अपने प्रॉपर क्वेश्चन से लिंक नहीं करो तब तक वो पूरे मार्क्स आपको कभी नहीं देगा। फिर आपको सोचना है एक बार लिखने से पहले। कभी कभी हमने देखा है, बहुत बार होता है कि बच्चे जो हैं वो बिना सोचे क्वेश्चन का बस आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन तो सीधा कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। एक बार रुको, सोचो कि क्या एक्चुअली में कैलकुलेशन पहले परफॉर्म करना बेटर रहेगा या पहले एक्सप्लेनेशन देना बेटर रहेगा, इस क्वेश्चन को वर्ड में सॉल्व करें या एक्सेल पे ही लेकर के जाएं पूरा का पूरा, किस तरीके से स्टार्ट करें, हेडिंग्स प्रॉपर है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचना जरूरी है। और क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, क्या क्या पॉइंट्स कवर नहीं करने, इन सब के बारे में भी थोड़ा सोचना होता है। इसके साथ साथ बच्चे वर्किंग शो नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा वर्किंग शो हो, यहां पर भी एसीसी ने कितनी बार कहा कि बच्चे बहुत ज्यादा वर्किंग कर लेते हैं, वैसा भी मत करो, बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वर्किंग है वो तो आपको शो करनी पड़ेगी, उनके मार्क्स होते हैं। इट शुड बी रिमेंबर दैट मेथड मार्क्स आर अवेलेबल। तो आपका मेथड जो है, भले आपका आंसर फाइनल आंसर करेक्ट ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेथड्स के स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो आपको सही से चीजों को मेथोडोलॉजिकली प्रेजेंट करना चाहिए, क्या पता उन स्टेप्स के मार्किंग में ही अपने को अच्छे मार्क्स मिल जाए। प्लस स्पेशली वो बच्चे जो रीसिट कर रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से लास्ट अटेम्प्ट में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाए थे, आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे आपके वीकेस्ट एरिया क्या थे, और आप ये देखोगे आपकी क्या टेक्स्ट की नॉलेज सही से आप कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, स्पेशली वो बच्चे जो एग्जामिनेशन के थ्रू आ रहे हैं, क्या आपके टेक्स्ट के कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। और साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, पास्ट क्वेश्चन एग्जाम की, और देखो वो स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करो, जो तरीका है, स्ट्रक्चर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो कोशिश करो कि भाई क्या हम उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। और साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो कि क्या विद इन द गिवन टाइम लिमिट आप तीनों क्वेश्चंस की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स को अर्न कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और हमें पता है एथिक्स के ऊपर एक सीधा साधा क्वेश्चन आता है, तो एथिकल इश्यूज को लेकर के जो क्वेश्चन आ रहा है क्या हम उसको सही से सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये तो एक बोनस मार्क्स की तरह होता है। तो ये कुछ चीजें जो बच्चों को अपने बारे में सोचनी चाहिए। इसके बाद में बातचीत स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन जो आया था सिल्विया वाला 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें पहली रिक्वायरमेंट 6 मार्क्स की दे रखी थी। यहाँ पर बोल रखा था भाई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईमेल फ्रॉम द मैनेजर डेटेड 1 मार्च 2026 प्लीज कैरी आउट द फॉलोइंग वर्क बोल रखा था। पहला था मेमोरेंडम रिगार्डिंग गिफ्ट्स बाय सिल्विया एग्जिबिट 1, राइट अ मेमोरेंडम लिखा हुआ है तो राइटिंग लिखनी है। फॉर सिल्वियाज क्लाइंट फाइल which can be used when advising her at our next meeting. For this work, you should assume that Sylvia will die in August 2031 and that this will be before her husband Terry dies. The memorandum should cover the following matters. Tax relief available on gift of shares. Okay, in relation to a potential gift of shares in Topal Limited on 1st July 2026. Explain why gift holdover relief for CGT and business property relief BPR for IHT should be available, stating any assumptions you have made and explain why each relief will be restricted. ठीक है, अब इसने क्या बोला, एक्सप्लेन करना है कि भाई रिलीफ मिलेगा, कौन कौन से रिलीफ मिलेंगे, प्लस कौन कौन से अजम्पशंस जो हैं वो जरूरी हैं इन रिलीफ को अप्लाई करने, तो रिलीफ को अप्लाई करने की जो कंडीशंस वगैरह उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और कौन कौन से रिलीफ पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा। इसके लिए इन्होंने क्या बोला पता है, कुछ केसेस में लोगों ने बच्चों ने स्कोर तो करा सब मार्क्स, बट बहुत अच्छा नहीं करा, बच्चों को मार्क्स मिले बट 6 में से हो सकता है 3 मिले हो, 2 मिले हो, 4, 5, 6 वाले बच्चे कम है।
इसके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने सोचा भाई, उन्होंने कहा देखो भाई क्या है, तो फर्स्ट पार्ट जो था ना उसमें कैंडिडेट्स को मतलब स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना था कि भाई बीएडीआर और गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ, बीपीआर और गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बच्चों ने गलती क्या करी पता है, उन्होंने क्लियर तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करी, उन्होंने एक्सप्लेनेशन एक साथ दे दिया, जबकि दो अलग अलग रिलीफ के बात ही करनी। तो आप लिख सकते थे, हेडिंग डालते पहले गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ, उसके बारे में सारे पॉइंट लिखते हैं, फिर बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ, उसके सारे पॉइंट्स लिखते हैं। और वो इन्होंने यहाँ पे बोला है, दोज कैंडिडेट्स हु यूज सेपरेट सब हेडिंग्स फॉर ईच रिलीफ गिव देमसेल्व्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी अंडरस्टूड एंड दिस हेल्प टुवर्ड्स देयर प्रोफेशनल स्किल्स कम्युनिकेशन मार्क, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। सेक्शन ए में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर, स्टाइल, किस तरह से आप क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे पता पड़ा। फिर द करेक्ट अप्रोच ऑफ आंसरिंग दिस वाज टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ईच रिलीफ, क्योंकि आपने उनसे बोला है कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, शोइंग दैट दे वर मेट इन दिस सिनेरियो, और इस सिनेरियो में आप कंपनी जो भी केस है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। Most candidate recognize the fact that the shares were in an unquoted trading company and was relevant to both. दोनों रिलीफ के लिए अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसके हिसाब से बीपीआर में परसेंटेज डिसाइड होता है, गिफ्ट होल्डर रिलीफ में भी अपने को काम आती है, ठीक है। They also frequently identified the 2-year ownership condition for BPR. BPR की 2 साल की ओनरशिप की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, बट कुछ लोगों ने however a few candidates identified that the recipient of the gifts was a UK tax resident. देखो जब भी हम रिलीफ की बात कर रहे हैं और आपको एक्सप्लेन करने को बोला है, तो यहाँ पे एक तो असेट है जो गिफ्ट करी जा रही है, एक गिफ्ट देने वाला डोनर है और एक रिसिपिएंट है, तीनों पे कंडीशन लग रही है ना साहब। यहाँ पर हुआ क्या, कैंडिडेट्स ने फोकस तो करा नेचर ऑफ असेट के ऊपर, साथ साथ में डोनर के ऊपर भी फोकस करा, बट वो भूल गए रिसिपिएंट के बारे में लिखना, तो फिर वो 1 मार्क्स नहीं मिला आपको। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड रिमेंबर दैट गिफ्ट इज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग असेट्स एंड 2 पार्टीज, तो आपको तीनों के बारे में बातचीत करनी चाहिए। फिर देयर वाज अ टेंडेंसी टू मेक कंडीशंस मोर एक्सटेंसिव देन दे आर, जरूरत से ज्यादा, मतलब यहाँ पे बीपीआर में बीएडीआर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज मिनिमम ओनरशिप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जबकि बीपीआर में ऐसा कुछ है नहीं। अनकोटेड कंपनी के केस में आपको 100% का रिलीफ मिल जाता है, परसेंटेज की दिक्कत ही नहीं है। शेयर जब कोटेड कंपनी के शेयर होते तो 50% की ओनरशिप चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तब जाकर के आपको रिलीफ मिलता है। तो ये कंफ्यूजन देखने को मिला। आपको ये मेक श्योर करना है साहब, सीजीटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटीएक्स सिलेबस। आपको सीजीटी और आईएचटी और इनके इंटरेक्शन, मैंने क्लास में भी बहुत बार बोला है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी करे, सीजीटी और आईएचटी के इंटरेक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, स्पेशली सेक्शन ए के अंदर, ठीक है। फिर एक और चीज जो उन्होंने कहा कि बच्चों ने मिस करी कि भाई आंसर लिख दिया बट उसको वापस रीड नहीं कर रहे। इसके पीछे रीजन हो सकता है शायद टाइम ही नहीं बच रहा, क्योंकि अपन लिखने में टाइम बस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट ही की है। इट इज़ एसेंशियल टू लुक बैक एट द रिक्वायरमेंट आफ्टर आंसरिंग वन एक्सपेक्ट टू जस्ट मेक श्योर कि आपने कुछ भूल तो नहीं गया, आप कुछ मिस तो नहीं कर गए, और ये देखने को मिला। और कई बहुत सारे लोगों के साथ में ये हुआ, क्योंकि अजम्पशंस के बारे में बात करनी थी और बच्चों ने अजम्पशंस के बारे में बात करनी, कंडीशन सेटिस्फाई के बारे में बात कर ली, लेकिन अजम्पशंस जो है उसको बच्चों ने लार्जली इग्नोर करा, और इस वजह से उनको ना तो टेक्निकल मार्क्स मिले, ना ही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वगैरह के मार्क्स मिले, क्योंकि अजम्पशंस वगैरह पे बात करना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर आता है, ठीक है साहब। प्लस those few students who did address assumptions were correctly identified that for BPR to apply, the recipient must still own the shares or have replaced them with other business asset at the date of donor's death। अपन कहते हैं withdrawal of BPR और APR at the time of death। डेथ के केस में अगर आप ओन करते हो तभी आपको BPR मिलता है, डेथ के केस में। अदरवाइज जो लाइफ टाइम वाला BPR था वो तो अलाउ कर देंगे, बट डेथ के केस में BPR फिर अलाउ नहीं करते। ये कंडीशन बहुत सारे बच्चों ने नोटिस नहीं करी, ठीक है। प्लस सेकेंड पार्ट जो था इस क्वेश्चन का, जहां पर आपको एक्सप्लेन करना था कि कौन से रिलीफ पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा, तो भाई गिफ्ट होल्डर रिलीफ पे, क्योंकि ये अनकोटेड कंपनी है, 5% से ज्यादा शेयर होंगे तो आपको गिफ्ट लीव रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उस पे बच्चे ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिला। सेकंड पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट आस्क क्वेश्चन टू एक्सप्लेन व्हाई रिलीफ वर रिस्ट्रिक्टेड, दिस पार्ट वाज नॉट वेल आंसर्ड। इसमें बहुत कंफ्यूजन भी देखने को मिला, ठीक है। बच्चे ये रिलेट ही नहीं कर पाए कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपको पूरा रिलीफ नहीं मिल रहा है। अब वो पूरा रिलीफ कब नहीं मिल रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना था, वो बहुत सारे बच्चों ने गलती करी, उसको सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 5% वाली जो लिमिट है वो गलत सी बीपीआर पे लगा दी बच्चों ने, गिफ्ट लीफ में लगानी थी, बीपीआर पे तो है ही नहीं, बट बीपीआर पे भी लगा दी। तो ये चीज समझती है। Failure to link the restriction of companies' non-business use asset meant that commercial acumen marks could not be awarded. फिर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, 12 मार्क्स का पार्ट था, तो थोड़ा और बड़े मार्क्स का वेटेज का। इसमें आपको निकालना था टैक्स पेबल ऑन गिफ्ट ऑफ कार्ड्स और शेयर्स।
गिफ्ट ऑफ एक कार गिफ्ट कर रहे हैं, एक शेयर गिफ्ट कर रहे हैं। ऑप्शन फॉर दिस पार्ट A2 यू शुड अज्यूम दैट गिफ्ट होल्डर रिलीफ एंड BPR विल अप्लाई ऑल्दो रिस्ट्रिक्टेड ऑन गिफ्ट ऑफ शेयर्स। आपको बोला BPR APR जो भी मतलब गिफ्ट होल्डर रिलीफ और BPR मिलेगा, बट रिलीफ गिफ्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगा। For each of the following option number 1, Sylvia gives the car to Reggie on 1st July 2026 and Sylvia gives the share to Reggie on 1st July 2026. Calculate करना है CGT applicable on the gift and IHT payable on gift as a result of Sylvie's death. और सिल्वी की डेथ 5 ईयर के अंदर हो रही है, मान के चलना था। रिकमेंडेड विच ऑप्शन विल रिजल्ट इन लोअर अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स पेएबल। तो इसमें देखो दो चीजें, एक तो कैलकुलेट करना है CGT, एक बार गिफ्ट ऑफ कार पे, एक बार गिफ्ट ऑफ शेयर पे, IHT एक बार कार पे और शेयर्स पे, और आपको बताना है विच ऑप्शन विल रिजल्ट इन लोअर अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स पेएबल। दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है वो भी आपको बताना था। यहां पर गलती क्या हुई साहब, एक तो आपको CGT भी निकालना था, IHT भी निकालना था, गिफ्ट के केस में भी, गिफ्ट और शेयर पे और दोनों की डेथ वगैरह के ऊपर भी, ठीक है। कैंडिडेट को इसके अंदर सिस्टमैटिक अप्रोच लेके चलिए, इसमें वही सब हेडिंग्स वगैरह लेके चलो। आप पहले बात कर लो एक बार गिफ्ट ऑफ शेयर्स के ऊपर या गिफ्ट ऑफ कार के ऊपर, कार के ऊपर CGT कैलकुलेट करो, IHT कैलकुलेट करो, फिर शेयर्स के ऊपर CGT कैलकुलेट करो, IHT कैलकुलेट करो, फिर लास्ट में आप कंपैरिजन करो। बट यही गलती हुई, यहाँ पे बच्चे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगेन यूज ऑफ सब हेडिंग्स हेल्प अ मार्कर टू फॉलो द आंसर्स एंड हेल्प कैंडिडेट टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर दे आर इन लेंदी रिस्पॉन्स एंड एंश्योर दे एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स। क्योंकि देखो वही है, ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, तुम्हारे लिए भी बहुत ही लेंदी हो जाएगा, और जो मार्कर है उसको भी फॉलो तो करना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं कि जो एग्जामिनर का चेकर है उसकी जो मार्कर है उसकी लाइफ इजी बनाओ, डिफिकल्ट नहीं। जितने काम तुम उसकी लाइफ, जितना उसके लिए क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल होगा, आंसर अंडरस्टैंडेबल होगा, जितना उसका काम आसान करोगे उतना वो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा, ठीक है साहब। अब इसमें देखो सबसे पहले तो यही समझना था गिफ्ट ऑफ कार पे तो CGT लगता ही नहीं, एग्जाम असेट है, बच्चे यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। यहां पर बच्चों ने क्या स्टार्ट करा, सीधा स्टार्ट कर दिया आंसर कैलकुलेट करना। अरे गिफ्ट ऑफ कार एक एग्जाम असेट है, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। यहां पर इंपॉर्टेंस पता पड़ती है कि छोटा सा पॉज लो, सोचो आंसर लिखने से पहले, क्या आंसर लिखना है क्या नहीं लिखना है, किस तरीके से आंसर को अप्रोच करोगे, क्या तुम्हारा एक आउटलाइन होगा, दिमाग में तुम्हारा आउटलाइन बनना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ के कि तुम किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। यहां पर CGT वगैरह कैलकुलेट करना, शेयर्स वगैरह में स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वहां पे बच्चों ने कर भी दिया। दिक्कत एक और ये आई वैल्यूएशन की, ठीक है। जब शेयर्स को गिफ्ट करने की बारी आई तो वहां पर बच्चों ने सही से वैल्यूएशन ही नहीं निकाला, ठीक है। वैल्यूएशन में भी दिखी थी, और ये सब बताता कि कहीं ना कहीं अपन कैलकुलेट सही से नहीं कर पा रहे, जहां पर कैलकुलेशन की मिस्टेक है, ठीक है। चलो ये तो वही है कि कंसेप्ट ही अपन नहीं पढ़ पाए मतलब, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है पर यहाँ पे बेसिक IHT की कैलकुलेशन, आप डेथ के केस में बहुत बेसिक से क्वेश्चन पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि टेक्स्ट की जो नॉलेज है उसको अपन सही से रिवाइज नहीं कर पाए। ये चीज़ जरूर समझनी जरूरी है कि जो आपके टेक्स्ट के पॉइंट्स है वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और यहाँ पर ये भी बताता है कि चलो आपको टेक्स्ट का पॉइंट तो याद नहीं है, बट जो ATX के एडिशनल पॉइंट्स है BPR वगैरह वाले, वो भी आपको याद नहीं है, क्योंकि गिफ्ट ऑफ शेयर्स के ऊपर BPR लगता है, वो आपने लगाया ही नहीं, ठीक है साहब। तो ये कुछ इश्यूज हैं, प्लस लोगों ने आंसर जो था वो बड़ा हॉच पॉच करके लिखा, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच नहीं थी, उस वजह से उनको एनालिसिस और एवोल्यूशन के भी पूरे मार्क्स नहीं मिल पाए। तो इस चीज को अवॉइड करना है साहब, थोड़ा आंसर जो है वो सोच के देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिमाग में आंसर बनना चाहिए अपने, उसके बाद में अपन आंसर स्टार्ट करेंगे। फिर एक और एक लेंदी रिक्वायरमेंट थी 9 मार्क्स की, यहाँ पे वो कह रहा था शेड्यूल आपको दे रखा है, प्रिपेयर अ शेड्यूल I can use in meeting with Reggie in which you complete the following task. You should assume that the taxable trading profit of business before taking account the cost of Sam's involvement will continue to be 1,20,000 per month and Sam's involvement in business will start on 1st April 2026. Overall tax saving आपको निकालनी थी, Reggie's total tax liability without involving Sam in the business would be, ये आपको अमाउंट दे रखा है बिना इन्वॉल्वमेंट के। I can confirm this figure is correct and do not need to recalculate. बच्चों ने फिर भी करा है, ठीक है। आप पढ़ोगे रिपोर्ट, उसमें फिर भी बच्चों ने गलती कर रखी है। आपको कैलकुलेट करना है द ओवरऑल टैक्स सेविंग फॉर द कपल रेगी एंड सैम इन द टैक्स ईयर 26-27 ऑफ ईच ऑफ द टू फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहले में रेगी एम्प्लॉय करता है सैम को, उसको पे करता है ग्रॉस एनुअल सैलरी ऑफ 40,000, तो एम्प्लॉय की तरह बुक कर रहे हो। दूसरा, सैम एंड रेगी मिलकर पार्टनरशिप बन जाते हैं और शेयर करते हैं प्रॉफिट 2/3 टू रेगी एंड 1/3 टू सैम। 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 सिचुएशन थी, यहाँ पे भी वही मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए, हेडिंग के हिसाब से काम करना है आपको। यहाँ पर गलती क्या है पता है, आपने सारी कैलकुलेशन कर ली। एक तो बच्चों ने क्या करा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिटेल में करी, जबकि कुछ कैलकुलेशन करने को बोल रखा था नहीं करना है, बच्चों ने फिर भी करी।
उसके बाद में भी जब कैलकुलेशन करी तो लास्ट में बोल रखा था ओवरऑल टैक्स सेविंग, कैलकुलेट करके छोड़ दिया, ओवरऑल टैक्स सेविंग नहीं बताई। इतनी सब कैलकुलेशन करने के बाद में तुम यही भूल गए कि तुम्हें क्वेश्चन में करना क्या था, तुम्हें सिर्फ टैक्स, तुम्हें दोनों सिचुएशन में टैक्स नहीं निकालना है दोनों का, तुम्हें दोनों सिचुएशन को लास्ट में कंपेयर करके बताना है कि तुम्हारी ओवरऑल टैक्स सेविंग क्या है, दोनों में से कौन सा बेटर है। बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, रेगी का टैक्स निकाल दिया, जब सैम को एम्प्लॉय लेके चले तो रेगी की सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी गई, इसमें एनआईसी वगैरह गया। अच्छा एनआईसी तो भूल ही गए, इसमें एक और दिक्कत हुई, क्योंकि एनआईसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, तो बच्चों को लगा एनआईसी की बात ही नहीं करनी, क्यों, एम्प्लॉय है साहब, एम्प्लॉय की तरह पार्ट लोगे तो आपको एज ए एम्प्लॉयर क्लास 1 एनआईसी पे करना पड़ेगा, और जब आप दोनों पार्टनरशिप में हो तो दोनों को क्लास 4 एनआईसी पे करना पड़ेगा अपनी अपनी प्रॉफिट्स के ऊपर। भूल गए, बच्चों ने कैलकुलेट ही नहीं करा। ये बड़ी दिक्कत है यार, जब भी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ओवरऑल टैक्स सेविंग ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ये तो हिंट है, यू शुड बी अलर्टेड कि क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल बात नहीं है, और भी चीजें छुपी हुई जो मुझे ढूंढ के निकालनी है। तो जब भी क्वेश्चन में टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ओवरऑल टैक्स सेविंग, ये ऐसे वर्ड देखने को मिले, थोड़ा सा अपने को कह लो कि वो कहते हैं ना अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसके बारे में शायद मैं भूल जाऊं। थोड़ा सोचो, इन वर्ड्स को हाईलाइट करके रखो एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि भाई यार ये वर्ड का मतलब मैं भूल तो नहीं गया। और इसी वजह से बच्चों को फिर एनालिसिस और इवैल्यूएशन के मार्क्स मिल ही नहीं पाए, और सही से, क्योंकि एनआईसी वगैरह कैलकुलेट ही नहीं करा तो 50% मार्क्स ही नहीं मिले, क्योंकि एनआईसी कैलकुलेशन के 50% मार्क्स थे इन 9 में से, वो बच्चों को मिले ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल कैलकुलेशन कर दी। देखो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा हर स्टेप के, बट हर स्टेप के इक्वल मार्क्स नहीं देगा। उसको पता है कि यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान है तो उसके मार्क्स कम है, बट एनआईसी इंपॉर्टेंट था, उसको भूल गए तो उसके मार्क्स ज्यादा थे। वो ऐसा कर सकते हैं साहब, ठीक है ना। और यही चीज है कि भाई यार जब आप एनआईसी और ऐसे कंसेप्ट से भूल जाओगे तो फिर कैसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ओवरऑल टैक्स सेविंग या फुल इनकम टैक्स लायबिलिटी या टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो आप एनआईसी वगैरह को कंसिडर करो, और भी दूसरे जो टैक्सेस वगैरह हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन था, बोल भी रखा था कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स है, आपको बताना एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग सैम इन द बिजनेस ऑफ ऑन टैक्स पेमेंट ऑन अकाउंट व्हिच रेगी विल बी रिक्वायर्ड टू मेक फॉर द टैक्स ईयर 26-27। अगर आप सैम को इन्वॉल्व करते हो तो रेगी के लिए इन बिजनेस ऑन द टैक्स पेमेंट ऑन अकाउंट, जो पेमेंट ऑन अकाउंट आपको करने पड़ते हैं सेल्फ असेसमेंट में, व्हिच रेगी विल बी रिक्वायर्ड टू मेक, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई आपको बस ये बताना था कि भाई जो पिछले साल के प्रॉफिट्स होते हैं उसके हिसाब से अपन यहाँ पे पीओए जमा कराते हैं, क्योंकि सैम को इन्वॉल्व कर रहे हो बिजनेस में तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्लेम को रिड्यूस कर सकते हो। 2 मार्क्स का छोटा सा पॉइंट था, बच्चों ने आंसर ही नहीं करा। दिस शॉर्ट रिक्वायरमेंट वॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ओमिटेड। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ के बच्चों को समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये है अपने वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स में से एक अपन देखते हैं। स्टडी आपका वैसे वन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर है, बट नॉर्मली क्लास में इसको अपन लास्ट में पढ़ते हैं, बच्चा भूल जाता है, भूल ही गया, रखा ही नहीं। और क्या पता शायद हो सकता है बच्चों को टैक्स ही याद नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको रिकॉर्ड, उनको याद समझ नहीं पड़ेगा बोलना क्या चाह रहे हैं। ये सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि भाई आपको पेमेंट ऑन अकाउंट जो करना होता है वो प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी के हिसाब से करना होता है। हाँ, करंट ईयर में आपको लगता है कि आपके प्रॉफिट्स कम होने वाले, इनकम कम होने वाले, तो आप रिडक्शन का क्लेम कर सकते हो। बस ये 2 लाइन लिख के आनी थी कि रेगी की जो करंट ईयर की पेमेंट ऑन अकाउंट है वो पास्ट ईयर की जो आपका रिलेवेंट अमाउंट है उसके 50% पर बेस्ड होगा, बट क्योंकि रेगी की इस बार की इनकम कम होने वाली है तो रेगी इज अलाउड टू क्लेम रिडक्शन इन इट्स पीओए रिक्वायरमेंट। बस बात खत्म, कोई डेट, कोई कैलकुलेशन और कुछ जरूरत ही नहीं थी, कैलकुलेशन तो पहले ही मना कर दिया। इसके बाद में 5 मार्क्स का, जैसे हमेशा हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन एथिक्स का आएगा। यहाँ पे एथिक्स का आया, यहाँ पर लगा था प्रिपेयर इंटरनल मेमोरेंडम, इंटरनल है तो आप आपस में एडजस्ट करो, तो यहाँ पे लैंग्वेज फिर वी और ऐसी जानी चाहिए। जब इंटरनल मेमोरेंडम में कंपनी के अंदर यूज हो रहा है तो वी वगैरह की लैंग्वेज जानी चाहिए, ये भी आपको कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है। फॉर मी बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू ले कवरिंग द मैटर्स फॉलो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करनी। बिफोर आवर फर्म एंगेजेस टू एक्ट फॉर टोपल लिमिटेड। अब टोपल लिमिटेड एक कंपनी जिसके शेयर्स के अंदर अपन एडवाइस दे रहे थे ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है, ये इनको फर्स्ट पार्ट में था, ये अपन एडवाइस दे रहे थे गिफ्ट ऑफ शेयर सेल्वी को इन टोपल लिमिटेड, तो सेल्वी शेयर होल्डर है उसको एडवाइस दे रहे हैं, टोपल लिमिटेड कंपनी है उसको भी अपन एडवाइस देना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी पार्टी होगी, शेयरहोल्डर्स और कंपनी, अपने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो एक्सप्लेन एनी डिफिकल्टीज वी मे हैव विद वी हैव कंप्लाइंग विद ACCS फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन रिलेशन टू एक्टिंग फॉर टोपल लिमिटेड। अब ये है तो बड़ा फेमिलियर क्वेश्चन, मैंने बोल भी रखा है, अगर आप एथिक्स के सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लो ना तो आपको पता पड़ जाएगा इसके बाहर कुछ क्वेश्चन में बनता ही नहीं है। बट फिर भी वही है, बच्चे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते नहीं है तो फिर उनको लगता है सब कुछ नया है।
और यहाँ पर बहुत सारी गलतियां हुई सब। बहुत सारे बच्चों ने ये तो आइडेंटिफाई कर दिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आप कंपनी और कंपनी के शेड्यूल दोनों के लिए बात कर रहे हो, और उसको लिंक भी कर दिया थ्रेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी से, बट वो बाकी चीजों को भूल गए। ठीक है, आगे आगे चले गए। मैनी देन डिस्कस्ड वे टू मिटिगेट दिस थ्रेट व्हिच वाज नॉट रिक्वायर्ड। टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और ये तब जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप बाकी चीजें सोच नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे एक दो थ्रेट और भी आएंगे साहब। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई फाइनेंस डायरेक्टर जो है ना वो लॉज एंड रेगुलेशन को मानने से मना कर रहा है, तो हमारे लिए इंटीग्रिटी पे थ्रेट है। ऐसी कंपनी के लिए काम क्यों करना जिसका मैनेजमेंट जो है उस लॉज एंड रेगुलेशन को नहीं मानता है, तो इंटीग्रिटी के रिस्क के बारे में बात ही नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ एक चीज अच्छी लगी, ये नोट भी करा ACCA ने कि काफी सारे बच्चे एथिक्स के क्वेश्चन को पता है 5 मार्क्स का फिक्स है तो पढ़ के जाते हैं, तो जो पढ़ के गए उन्होंने इस आंसर को लिखते टाइम पे रेफरेंस दिया, क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट्स दे रखे थे, लैंग्वेज अच्छी यूज करी, जिससे उनको मार्क्स वगैरह और स्पेशली प्रोफेशनल मार्क्स मिलने में भी हेल्प मिली। तो ये एथिक्स के लिए ध्यान रखना भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नया इसमें आ नहीं सकता। सारे क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे जिसमें भी एथिक्स की बात कर रखी है, आपको एग्जाम में उसके अलावा कुछ नया देखने को मिलेगा ही नहीं। ये कोई नया पॉइंट नहीं है शेयर होल्डर को और कंपनी को एडवाइस करने का, ये तो अपने स्टडी अप पे भी एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, बट वो ये कि अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर आपको याद होगा। फिर रिक्वायरमेंट नंबर 6 क्या कह रही है, यूएस कॉर्पोरेशन टैक्स के इश्यूज रिलेटेड टू वेंट कंपनी। आई कैन कंफर्म दैट वेंट कंपनी इज नॉन यूके रेसिडेंट फॉर टैक्स पर्पस। एक्सप्लेन वेदर और नॉट ले इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट वेंट कंपनी इज नॉट अ कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी। ये एक CFC नहीं है, क्या ये बात सही है? एक्सप्लेन वेदर और नॉट ले इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट वेंट कंपनी इज नॉट अ कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी। इसके बारे में बात करनी थी। अब वो ये CFC के बारे में बात करनी है। सेकंड था एक्सप्लेन वेदर टॉपल लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन वेंट कंपनी शेयर कुड इफेक्ट वेदर टॉपल लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो ये अपने को एसोसिएट कंपनीज के बारे में बातचीत करनी थी। You should identify any further information required to determine this. You should ignore any CFC issue. इस वाले पॉइंट के लिए CFC की बात नहीं करनी, फर्स्ट वाले के लिए बात करनी थी। सेकेंड वाले में CFC को भूलो, बट कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तुम्हें जरूरत है क्या? तुम इस पॉइंट को अगर सही से सेटिस्फाई होना चाहते हो इस पॉइंट के लिए, तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं दे रखे थे। आपको कंपनी के प्रॉफिट तो चाहिए सब, लेकिन हाँ आप यहाँ पे ये बात जरूर कर सकते थे कि भाई ये जो कंपनी में कंट्रोल है इससे एसोसिएट कंपनी का नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उससे हमारी ऑगमेंटेड प्रॉफिट कम होंगे नहीं होंगे, वो सब बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट्स ने यहाँ पे कैंडिडेट को अप्रोच कैसे करना चाहिए? शुड हैव अप्रोच्ड बाय स्टेटिंग द डेफिनेशन ऑफ CFC, और फिर उस डेफिनेशन के जो पॉइंट्स उनको अप्लाई करना चाहिए था। ठीक है, बट यही चीज हुई कि बच्चों ने ये गलती कर दी। अब यहाँ पर बच्चे ये तो आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई CFC का मतलब क्या होता है। CFC एक नॉन यूके रेसिडेंट कंपनी जिसका कंट्रोल एक यूके रेसिडेंट बंदे के पास में होना चाहिए, लेकिन यूके रेसिडेंट में सिर्फ कंपनी नहीं चाहिए, इंडिविजुअल भी चलता है। यही बच्चे भूल गए। बच्चे ये भूल गए कि इस क्वेश्चन के अंदर एक इंडिविजुअल के यूके रेसिडेंट इंडिविजुअल के हाथ में कंट्रोल होने का, भाई ये CFC लगेगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी होनी चाहिए। कंपनी क्यों? इंडिविजुअल बंदा भी ओनर होना तो भी CFC के रूल तो लगते हैं, तो वो बच्चे भूल गए। तो यहां पर ये चीज देखने को मिली। अब यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली कि भाई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, दूसरी चीजों से बात कर रहे हैं, इसके बारे में पूछा ही नहीं है। कुछ बच्चे CFC चार्ज की बात कर रहे हैं, कुछ एग्जम्पशंस की बात कर रहे हैं। क्यों? कुछ बच्चे तो इधर आगे चले गए, कंसोर्टियम वगैरह तक पहुंच गए साहब। जब बात ही नहीं कर रखी तो कुछ बारे में बात क्यों करनी? ठीक है, जहां तक बोला जाए वहीं तक लिखो। इसलिए कहते हैं कि भाई एक अपने शेड्यूलिंग पैटर्न और जितने भी ग्रुप्स, कंसोर्टिया, CFC, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में बड़े कॉमन है, इनको अच्छे से पढ़ के जाओ, ये बोनस मार्क्स दिला के लाएंगे तुम्हें। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज उन्होंने नोटिस करी, वो हमेशा बोलते हैं सेक्शन A के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के मार्क्स चाहते हो तो आपका फॉर्मेट स्ट्रक्चर से होना चाहिए, स्टाइल, लैंग्वेज, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके आंसर्स में, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ अवेलेबल टूल जैसे स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर को आपने सही से यूज करा है नहीं करा उस पर डिपेंड करेगा, इफेक्टिवनेस विद विच इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड, आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसे है, और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स है उनको आपने सही से फॉलो करा है नहीं करा। इसके लिए उन्होंने एक चीज बोली भी है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैंडिडेट टू बियर इन माइंड 2 की पॉइंट्स व्हेन एड्रेसिंग सेक्शन A क्वेश्चंस। फर्स्टली द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड शुड बी कंसाइज बट कॉम्प्रिहेंसिव। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, बट जितनी जरूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, इनफ टू अंडरस्टैंड बाय द इंटेंडेड रीडर्स, जो भी इंटरनेट रीडर उसको समझ में आया कि आप बोलना चाहते हैं। सेकेंडली, जो भी इन्फॉर्मेशन उसका प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर, लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से होना चाहिए, ताकि जो रीडर है, मतलब जो आपके एग्जाम चेकर है, मार्कर है, वो इजीली फॉलो कर सके और फाइंड कर सके उस इन्फॉर्मेशन को जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी वजह से वो आपको मार्क्स दे सके। तो थोड़ा सा इस चीज पे तुम्हें काम करना है। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ी ऐसी हैं जो नोटिस करिए। अब इसी तरीके से आप रिपोर्ट को पढ़ो, जो जो पॉइंट्स आपको लगे इंपॉर्टेंट है उनको मार्क करो, और आप इन्हीं चीजों को फिर अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आओ, ऑटोमेटिकली आपको भी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
ठीक है साहब। हाँ जी, तो एक आइडिया मैंने आपको दिया, ठीक है, कि किस तरीके से एग्जाम में रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको इससे समझ में आएंगे, और इससे कैसे आप अपने खुद के आंसर्स को फिर इंप्रूव करोगे। इन चीज़ों को पढ़ो और फिर जब आप आंसर लिखने बैठ रहे हो तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखने के बाद में रखते हुए अपने आंसर्स को फ्रेम करना स्टार्ट करो, अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है साहब, चलिए तो आज के सेशन को फिर एक बार यहीं पे ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एग्जाम रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना, बाकी जो भी इनके रिलेटेड डाउट्स वगैरह होंगे वो फिर अपन क्लास वगैरह में डाउट सेशंस में वैसे भी डिस्कस करते रहेंगे। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और वीडियो के अंदर।